नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था निठारी कांड के बारे में और ये भी बताया था कि मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने माफ कर दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन से फैक्ट्स थे जहां फांसी की सजा पाए व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट माफ कर देती है? और ऐसा क्या हुआ कि फांसी से सिर्फ 3 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट खुलता है और एक व्यक्ति की फांसी माफ कर देता है? क्यों ये सुप्रीम कोर्ट आम आदमियों के लिए नहीं खुला, और खुला है तो ऐसे जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वालों पर? आइए आज पूरी पड़ताल इस बात पर करेंगे। आपको लास्ट तक इस वीडियो से जुड़े रहना है क्योंकि मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देने जा रहा हूं जो कि बमुश्किल सोशल मीडिया या इंटरनेट पर अवेलेबल है। आइए शुरू करते हैं। तो पहले तो आपको यह बता दूं कि निठारी कांड है क्या, हुआ क्या था, और फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के सेक्टर 31 में एक गांव है निठारी। 2005 में यह पूरा घटनाक्रम शुरू होता है। पुलिस की जांच और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर पूरी कहानी इस तरह पता चलती है कि शुरुआत में इस गांव में कुछ बच्चे गायब होने लगे। खबरों में यह संख्या 36 तक बताई गई है। पहले अफवाह उड़ी कि गांव के पानी की टंकी पर भूत रहता है, वहीं से बच्चे गायब हो रहे हैं और वही बच्चों को उठा भी रहा है। लेकिन बच्चों का कनेक्शन इसी इलाके की एक कोठी से भी था जिसका पता था हाउस नंबर D5। ये जेसीबी मशीन के व्यापारी मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी थी। यहां पंढेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली रहता था। 7 मई 2006 को मामला तब खुलता है जब 22 साल की पायल नाम की लड़की रिक्शे से कोठी में काम करने पहुंची। पायल ने रिक्शे वाले से कहा कि वह अभी आकर पैसे दे देगी। जब काफी देर हो गई और पायल नहीं लौटी तो रिक्शे वाले ने घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से सुरेंद्र कोहली बाहर आता है। उसने रिक्शे वाले से कहा कि पायल तो बहुत देर पहले चली गई। रिक्शे वाले ने पायल के पिता नंदलाल को यह बात बताई। करीब 1 महीने बाद पायल की मिसिंग रिपोर्ट लिखी गई। पुलिस के हाथ खाली थे। फिर दिसंबर 2006 में पायल का खोया हुआ नोकिया 1100 फोन एक्टिवेट हुआ मिला। इसका सिम बदल दिया गया था, लेकिन IMEI नंबर से पता चला कि ये फोन महाराष्ट्र में कहीं है। जिसके पास फोन मिलता है उसने बताया कि उसे ये फोन किसी ने बेचा था। जांच में पता चला कि सुरेंद्र कोहली ये फोन बेचता है। पता चला कि सुरेंद्र उस समय अल्मोड़ा में अपने घर में था। पुलिस ने उससे पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने कोई भी जानकारी होने से मना कर दिया। पुलिस ने दबाव डालकर पूछा तो कोहली ने कबूल किया कि उसने पायल की हत्या करके लाश के टुकड़े कर दिए और उनको पंढेर की कोठी से सटे नाले में फेंक दिया। यहां से शुरू होती है मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी से सटे हुए नाले की खोजबीन। और नाले में जो मिलता है उसे देखकर पूरा देश दहल गया। पुलिस को नाले में कपड़े जूते बरामद होते हैं और इसके बाद इंसानों की लाशों के सड़े गले हिस्से मिलने शुरू होते हैं। कंकाल और खोपड़ियां बरामद होने लगती हैं। लाशों के कुछ हिस्से अधजले थे, कुछ बोरों में रखकर फेंक दिए गए थे। पुलिस की टीम ने नाले से निकलकर पंढेर की कोठी के अंदर जांच शुरू कर दी। कोठी के अंदर से भी बच्चों के कपड़े, स्कूल बैग, जूते बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक सुरेंद्र कोहली ने अपने बयान में कबूल किया कि उसने और उसके मालिक पंढेर ने मिलकर इनमें से बहुत सारे बच्चों का रेप भी किया। उसने कहा कि वो कोठी के गेट पर टॉफी और चॉकलेट लेकर खड़ा रहता था और आने जाने वाले बच्चों को और आसपास काम करने वाली लड़कियों को कोठी में बुलाता था। इसके बाद उन्हें पंढेर को सौंप देता था। पंढेर उनसे बलात्कार करता था और उन्हें सुरेंद्र कोहली को सौंप देता था। कोहली रेप करता था और मर्डर करता था और लाशों को कोठी की पहली मंजिल के बाथरूम में ले जाकर नल खोलकर उनके टुकड़े करता था और फिर लाशों को नाले में फेंक देता था। इस बयान के बाद 29 दिसंबर 2006 को नोएडा पुलिस ने कोहली और पंढेर को अरेस्ट कर लिया। मामला खुलते ही निठारी के कई बच्चों के माँ बाप बताते हैं कि उनके बच्चे भी गायब हुए हैं। वह इनकी रिपोर्ट दर्ज करवाने पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस है कि बात ही नहीं सुनती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चलता है कि 2005 में डॉली हल्दर अपनी 14 साल की बेटी रिम्पा हल्दर की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने गई थी, तो पुलिस ने उनसे कहा था कि वह किसी के साथ भाग गई होंगी। बाद में केस की जांच से पता चलता है कि रिम्पा इस मामले की विक्टिम है। इस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार है। केस को लेकर हंगामा खड़ा होता है तो नोएडा के SSP समेत 6 पुलिस ऑफिसर सस्पेंड कर दिए जाते हैं। 11 जनवरी 2007 को इस मामले को CBI को सौंप दिया जाता है। CBI की पूछताछ में पंढेर कहता है, मैंने बच्चों के साथ रेप नहीं किया। मीडिया में खबरें चली कि पंढेर औरतों के साथ सेक्स करता था, उन्हें कोहली को सौंपता था, लेकिन इसकी पुष्टि कभी नहीं हुई। पंढेर ने पूछताछ में बताया कि उसकी पत्नी और बेटा चंडीगढ़ में रहते थे। सेक्स एडिक्ट था, इसलिए अपनी कोठी में सेक्स वर्कर को बुलाता था। इस केस की एक विक्टिम पायल के बारे में भी पंढेर ने यही कहा था कि वो सेक्स वर्कर थी। इधर कोहली ने CBI की पूछताछ में कई चौंकाने वाले दावे किए। उसने कहा कि उसने लाशों का भी रेप किया है। लाशों के हिस्सों को पकाकर वो दोनों खा भी गए हैं। कोहली ने यह भी बताया कि एक तांत्रिक ने कहा था कि इससे पावर बढ़ती है सेक्स करने की।
कोहली के इस बयान के मुताबिक एक अखबार में हेडलाइन छापी गई थी कि सीबीआई हिरासत में भी इंसान का मांस खाना चाहता है सुरेंद्र कोहली। फॉरेंसिक टीम बताती है कि बच्चों बड़ों की लगभग 19 लाशें बरामद हुई है। सीबीआई की जांच में मानव अंगों का व्यापार, बच्चों के पोर्न प्रोड्यूस करने, बच्चों की सप्लाई जैसे एंगल भी जांच के दायरे में आते हैं। हालांकि इन आरोपों की जांच के लिए पुलिस के पास सिर्फ वो आरोपियों के बयान थे जो सीबीआई और पुलिस के ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए थे। सीबीआई ने इस मामले में कुल 19 एफआईआर दर्ज किए और 2007 में 2 चार्जशीट कोर्ट में सौंपी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सीबीआई का भी यह कहना था कि सुरेंद्र सिंह कोहली जो है, सुरेंद्र कोहली, वही आरोपी दिखाई पड़ रहा है, पंढेर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं। अब ये मामला क्या है? क्या हाई प्रोफाइल मामले में किसी को बचाने का मामला है या वाकई में सबूत नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि जिस कोठी में ये सब हुआ है उस कोठी में पंढेर भी रह रहा है, पंढेर मालिक है, और नौकर साफ साफ कह रहा है कि ये सब मालिक के लिए किया जा रहा था। तो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं पड़ता कि पंढेर जो है वो साफ सुथरा आदमी है और वो अपराध में शामिल नहीं था। मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टिगेशन की बहुत बड़ी चूक और बहुत बड़ी भूल थी। सुरेंद्र कोहली पर निठारी कांड से जुड़े 13 मामले चलाए गए। इनमें से 10 मामलों में कोहली अकेला आरोपी था, जबकि 2 में पंढेर भी आरोपी था। कोहली को 3 अलग अलग कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। इसमें रिम्पा हल्दर की हत्या के मामले में 2009 को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। 11 सितंबर 2009 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोहली की सजा बरकरार रखी, लेकिन पंढेर को बरी कर दिया था। इसके बाद कोहली ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई के बाद 15 फरवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट के जज मार्कंडे काटजू और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा की बेंच ने कोहली की सजा बरकरार रखी। कोहली ने सुप्रीम कोर्ट में ही इस निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की। 24 जुलाई 2014 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दत्तू और जस्टिस दवे की बेंच ने बिना सुनवाई के ही याचिका खारिज कर दी। आखिर 3 बार फांसी की सजा होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा कंफर्म होने के बाद और सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार यानी कि रिव्यू पिटीशन के खारिज हो जाने के बाद भी ये सुरेंद्र कोहली बच कैसे गया? क्या है हमारे कानून का लूप होल? क्यों सुप्रीम कोर्ट बार बार मेहरबान हो जाता है ऐसे अपराधियों पर? मुझे लगता है ऐसे लोगों की समाज में कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर आगे समझते हैं कि कैसे बच गया सुरेंद्र कोहली। तो 12 सितंबर 2014 की सुबह 5:30 बजे कोहली को फांसी दी जानी थी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी उसकी याचिका खारिज कर चुके थे। इस समय कोहली गाजियाबाद की डासना जेल में था। वहां फांसी देने की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए 4 सितंबर को कोहली को फांसी देने के लिए मेरठ जेल भेजा गया। लेकिन फांसी से ठीक पहले आधी रात को जस्टिस दत्तू के घर पर कोहली के वकील की तरफ से अर्जी दे दी गई, जिसमें एक और मामले में कोर्ट के फैसले को मद्देनजर रखते हुए फांसी पर रोक लगाने की मांग की गई। रात को 1:40 पर यानी फांसी से ठीक 4 घंटे पहले जस्टिस दत्तू की बेंच एक नया फैसला लेकर आती है। आधी रात को ऐसे अपराधी के लिए सुप्रीम कोर्ट खुलता है और फिर एक बार उस जो पनिशमेंट है उस पर पुनर्विचार किया जाता है। जस्टिस दत्तू की बेंच आदेश पारित करती है, जिसके तहत फांसी की सजा पर 29 अक्टूबर तक रोक लगा दी जाती है। 2014 में ही ऐन वक्त पर फांसी टलने के बाद 28 जनवरी 2015 को इलाहाबाद हाईकोर्ट कोहली की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल देती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर 2023 को रिम्पा की हत्या छोड़कर बाकी सभी 12 मामलों में कोहली और पंढेर दोनों को बरी कर दिया। इस आदेश के खिलाफ सीबीआई, उत्तर प्रदेश सरकार और पीड़ितों के परिवार वाले सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर करते हैं। मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई को तैयार होती है। 25 मार्च 2025 को अपीलों पर आखिरी सुनवाई होती है। 30 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवई, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ इस मामले में याचिका खारिज कर देती है। सोचिए, अपराधी न सिर्फ अपराध कर रहा है बल्कि कानून से खेल रहा है। ये तो ऐसे लोग दिखाई पड़ रहे हैं जिन्होंने लड़कियों, बच्चों का रेप किया, अब उसके बाद कानून का रेप करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे तो ये कानून के साथ बलात्कार करने जैसी घटना दिखाई पड़ रही है। कड़े शब्दों का मैं उपयोग कर रहा हूं, माफी चाहता हूं इसके लिए, लेकिन शायद इससे और दूसरा उचित शब्द मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। अब आखिरी में इस डिटेल वीडियो में एक पड़ाव पर चलते हैं और समझते हैं किन आधारों पर इस कोहली को बरी कर दिया गया। समझना, फांसी तो नहीं दी गई, फांसी को उम्र कैद में तो टाल दिया, अब बरी कर दिया। बरी किस आधार पर कर दिया ये भी समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच बैठती है। कोहली को क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करने का मौका देती है और 13वें और आखिरी मामले में बरी कर देते हैं और साथ ही तुरंत रिहाई का भी आदेश देते हैं। क्यूरेटिव याचिका अदालत से राहत पाने की आखिरी कानूनी उपाय होती है। यह सिर्फ दुर्लभ और अपवाद वाले मामलों में स्वीकार होती है। 2002 में एक मामले में फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जजों को क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन का अधिकार दिया था।
इसका इस्तेमाल जज तभी करते हैं जब किसी मामले में कोर्ट की समीक्षा किसी बड़ी गलती को ठीक करने के लिए की जानी जरूरी है या बड़ी गलती को ठीक करने में फेल रही हो। कोहली का मामला अब भारतीय न्याय व्यवस्था में लंबी मुकदमेबाजी और दया याचिका प्रक्रिया पर एक मिसाल बनने जा रहा था। कोहली के वकील की तरफ से दायर याचिका में कहा गया कि फरवरी 2011 में रिम्पा की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोहली के बयान और कथित खुलासों के आधार पर उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखा था, जबकि इन्हीं सबूतों और बयानों के आधार पर 12 मामलों में कोहली को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट 30 जुलाई 2025 को बरी करने के आदेश पर मोहर लगा देती है। याचिका में यह भी कहा गया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के ये दो फैसले एक साथ टिक सकते हैं, और याचिका पर सुनवाई करने के दौरान कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सभी 3 प्रमुख तर्कों को माना, जिसके तहत कोहली को कुल 12 मामलों में बरी कर दिया गया था। ये 3 ग्राउंड्स और आधार क्या थे जिसके द्वारा कानून के साथ खिलवाड़ हुआ और कोहली जैसा दुर्दांत अपराधी अभी बाहर घूम रहा है, ये नरभक्षी बाहर घूम रहा है। तो एक तो बात सुप्रीम कोर्ट ने की कि पुलिस की जांच ठीक नहीं हुई। दूसरी बात यह भी था कि कोहली का कबूलनामा जो है वो मान्य नहीं होगा क्योंकि वो मजिस्ट्रेट के सामने नहीं हुआ था। और तीसरा जो ऑर्गन ट्रेड का एंगल था उसको भी सही नहीं माना गया। जस्टिस गवई साहब की बेंच ने अपने फैसले में लिखा, शक चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो, यह सबूत की जगह नहीं ले सकता। अदालतें सुविधावाद को कानूनी वैधता से ज्यादा तरजीह नहीं दे सकती। निर्दोष होने की धारणा तब तक कायम रहती है जब तक सबूतों के जरिए अपराध साबित न हो जाए, और जब सबूत नाकाम हो जाते हैं तो नतीजा यही होता है कि भयानक अपराधों से जुड़े मामलों में भी जुर्म साबित होना रद्द कर दिया जाता है। तो अगर आपने डिटेल में इस बात को समझा तो आपको लगा होगा क्या मजाक चल रहा है, या तो इस आदमी ने अपराध किया था या नहीं किया था। अगर आप कह रहे हो इसने अपराध नहीं किया था तो 19 साल तक इस आदमी को परेशान क्यों करके रखा, इसकी जवाब कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट इसका जवाब देने के लिए तैयार है। और अगर ये अपराधी है तो वो जो बच्चे 36 बच्चे जिनके बारे में कहा गया, जिनको मार कर इन लोगों ने फेंक दिया, उनको न्याय कैसे मिलेगा? और अगर ये अपराधी नहीं है तो उन 36 बच्चों की हत्या का जिम्मेदार कौन है, इसे पता कौन लगाएगा? क्या इतना कह देने भर से तीसरी हो जाती है कि पुलिस ने अपना काम ठीक नहीं किया? क्या जुडिशरी अपना काम ठीक कर रही है? कई प्रश्न हैं जिनका जवाब ढूंढना बाकी है, और मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसे किसी प्रश्न को ना तो उठा रहा है, ना ही ऐसे किसी प्रश्न पर बात करना चाह रहा है। आपको क्या लगता है, क्या हमें ऐसे मुद्दों पर बात करते रहना चाहिए? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कम से कम एक थम्स अप कीजिए, बताइए कि आप साथ में खड़े हैं, और शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि अधिकतर लोगों तक ऐसी जानकारी पहुंचती रहनी चाहिए। हम प्रश्न उठाते रहेंगे, आप साथ देते रहिए। और ऐसे ही कानून की जानकारी को आसान शब्दों में समझने के लिए, रोजमर्रा के जीवन परेशानियों को आसान भाषा में समझने और हल करने के लिए, उनका कानूनी समाधान जानने के लिए आप ये किताब घर बैठे मंगवा सकते हैं 101 कानूनी सलाह। व्हाट्सएप कीजिए 6262624121 पर, लिखकर भेजिए 101 लीगल, और ये किताब आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।